0, 1. Let's get started. Hello friends, my name is Jitendra Kumar. I welcome you all to the Biogenus NEET Prep. In today's video, we're going to discuss about the chapter 1 of class 10, chemical reactions and equations. There are some important questions that you have to remember because these are the exact questions that you will see in your boards exam. So ये जो टेस्ट सीरीज एक मैंने स्टार्ट की है जिसमें कि मैं जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको थॉरली क्या करूँगा, आपको सॉल्यूशंस बताता चलूँगा और इसी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट को भी मैं इस सीरीज में क्या करूँगा, कवर करूँगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड्स के एग्जाम में दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये टॉपिक जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो बिना किसी वक्त की देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दो टेस्ट पेपर्स हैं, एक सेट 1 और एक सेट 2। सो आई विल फर्स्ट डिस्कस द सेट 1 एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द सेट 2 इन द अदर वीडियो। In this particular video there will be the discussion on set 1 paper. Okay, so let's move to the set 1. Yeah, so set 1, the first question is which of the following is displacement reaction. आपको ये चार रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को ऑब्जर्व करें जो कि क्या है, H2 प्लस O2 विल प्रोवाइड यू 2H2O। तो आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। अगर लेट से हम कह रहे हैं कि दो प्रोडक्ट हैं, आप दो रिएक्टेंट है, सॉरी। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपके कितने हैं, दो हैं, और लास्ट में उन्होंने प्रोडक्ट कितने बना लिए, एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, लेट से हम बोले सी प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी है, एक तरह से कंबाइन हो गई है। तो इस रिएक्शन, ऐसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही है। ठीक है, जो H2 प्लस O2 ये बन रहा है और क्या दे रहा है आपको लास्ट में, 2H2O दे रहा है, जो एक हाइड्रोजन का एक वाटर का मॉलिक्यूल दे रहा है। तो ये एक कैसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट आपका जिंक और कॉपर सल्फेट जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं बेसिकली, और क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो बिल्कुल ये वाली रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे होगी, देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था। अब जिंक जो है ये मेटल है, और एक मेटल, जब भी आपको एक मेटल अकेला दिखे और दूसरा मेटल उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन दिखे तो आपको थोड़ा अटेंटिव हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब वो कैसे पता लगाते हैं, वो हम पता लगाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर जो मेटल नॉर्मल फ्री स्टेट में प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द मेटल जिसका सॉल्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉपर, जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर मेटल है, ये क्या है आपका, लेस रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में। तो मोर रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट में से और उसकी जगह पे आ जाएगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, सेम ये जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं एक बात और करूं कि जो एक क्वेश्चन आता है कि भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, आयरन की नेल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसकी अपीयरेंस ब्लू कलर की होती है। तो यहाँ पे आयरन जो होता है ये मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर जो है ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो आयरन जो होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट FeSO4, और ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, और कॉपर बन जाएगा, कॉपर होता है ब्राउन कलर का। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो आपका आयरन की नेल आपने डिप करी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कौन से कलर में कन्वर्ट होता रहेगा, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, आयरन
सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही होगी ना आयरन नेल के बीच में और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बनेगा और वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता रहेगा, तो ब्लू कलर जो होगा वो धीरे धीरे डिसअपियर होता रहेगा और ग्रीन कलर जो है वो धीरे धीरे अपीयर होता रहेगा। और जो ब्राउन कलर ये बताया गया है कॉपर का, ये ब्राउन कलर कहाँ शो होगा आपको, जो आयरन की नेल है, ठीक है, आयरन की जो नेल होगी उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी पतली सी ब्राउन कलर की, और वो ब्राउन कलर की लेयर किसकी है, ऑब्वियसली वो ब्राउन कलर की लेयर जो है वो है कॉपर मेटल की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें और देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है, कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2 रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपका AgNO3 और NaCl रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं AgCl और NaNO3, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, क्या था देखिए AgNO3 प्लस NaCl, इन्होंने क्या बनाया AgCl बनाया और NaNO3 बनाया, तो यहाँ से आपके आयंस कौन से थे Ag प्लस और यहाँ से कौन से थे NO3 माइनस, इधर क्या थे आपके Na प्लस और यहाँ क्या थे Cl माइनस। तो ये जो कैटायन है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ये करेगा एनायन के साथ कंबाइन, और ये सोडियम वाला कैटायन किसके साथ करेगा नाइट्रेट वाले एनायन के साथ कंबाइन करेगा, तो इसलिए क्या फॉर्म कर लिया इसने AgCl और NaNO3, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे क्या हुआ, ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हुआ है इसी को क्या बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, असर्शन आपको दिया हुआ है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई अगर आप बर्न करते हो मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, देख लेते हैं भाई, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ है और बर्न हो रहा है मतलब आप उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स क्या बनता है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। तो आप ये देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया है दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाइट कलर की ऐश होती है, ठीक है, एक पाउडर सा बन जाता है वाइट कलर का, तो ये क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो पहली असर्शन जो है वो क्या हो गई आपकी सही हो गई यहाँ पे, ठीक है। सो असर्शन इज ट्रू, मैग्नीशियम रिएक्ट, रीजन देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही बात है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी ये सही बन रहा है आपका, है ना, क्योंकि आप बिकॉज लगाओ बीच में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, एक एक्सप्लेनेशन भी ये करेक्ट बन रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। तो आपको प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला बताना है जो फॉर्म होगा जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अभी ऊपर ये रिएक्शन ही देखी थी हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो थी ये। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। एक बार देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो आयंस कैसे बने थे, एक तो Ag प्लस आयन बना था और नाइट्रेट आयन बना था, फिर यहाँ पे एक सोडियम आयन बना था और यहाँ पे क्लोरीन आयन बना था। देखो यहाँ पे जो कैटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा एक नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होता है, तो अभी
किसके साथ जुड़ा हुआ था ये, Ag प्लस और NO3 माइनस जुड़े हुए थे, नाइट्रेट आयन जुड़ा हुआ था। अब इसके पास चॉइस क्या है कि ये दूसरे एनायन के साथ जुड़ सकता है, दूसरा एनायन एक ही प्रेजेंट है जो कि क्या है, क्लोरीन। तो इसलिए ये Ag जो है, सिल्वर जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, AgCl। AgCl के ही प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस कलर के, व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं इसके। ठीक है, तो AgCl यहाँ पे क्या है आपका प्रेसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है कंपाउंड, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम Na की बात करें तो Na कैटायन जो है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन था एनायन के साथ, पर अब इसके पास चॉइस नहीं है किसी मतलब क्लोरीन के साथ कंबाइन हो नहीं सकता, तो दूसरा एनायन एक ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो क्या है आपका NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, तो इसलिए इसने क्या बना लिया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है वो है AgCl और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हो गया, फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नहीं फोर्थ नहीं हुआ है आपका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो सेम यही रिएक्शन है भाई, यही रिएक्शन होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो अभी बताई, ये एक रिएक्शन कैसी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही क्या होता है हमेशा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इसी में ही होगा, देख रहे हो ना, Ag जो था क्लोरीन के साथ चला गया और सोडियम जो था वो नाइट्रेट के साथ चला गया, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया ना आयंस का, दोनों सॉल्ट ने अपने आयंस को क्या कर लिया, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, लाइक बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो आयंस कौन से बनेंगे, एक तो Zn2 प्लस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा, यहाँ से बेरियम 2 प्लस बनेगा और यहाँ से Cl माइनस बनेगा। अब जो जिंक है ये ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि सल्फेट एनायन के साथ तो पहले से ही कंबाइन था ये, तो क्या बना लेगा ये, ZnCl2 बना लेगा। प्लस बेरियम बचा वो सल्फेट के साथ ही कंबाइन कर सकता है, क्या बना लेगा ये, BaSO4 बना लेगा। ये जो BaSO4 है ये भी कैसे कलर के पीपीटी बनाता है, व्हाइट कलर के पीपीटी सॉल्यूशन में बनाता है ये, तो व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन करता है कौन, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल किसका हुआ आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा गया था टू फॉर्म न्यू, टू नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो नेम बताना है सिर्फ, तो उस नेम क्या होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओनली राइट द ऑब्जर्वेशन, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई पहले तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे जो कि किस कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ पे FeSO4 बनेगा जो कि कैसा होगा, ग्रीन कलर का, और कॉपर जो है वो लेयर बना लिया किसकी, ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये इसको ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप, ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर disappear and green color appear due to formation of FeSO4, तो आयरन सल्फेट बन रहा है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, एंड ऑन आयरन नेल there will be a deposition layer of brown color is formed, which is actually, जो कि क्या होने वाला है, जो ब्राउन कलर की लेयर बन रही है वो बेसिकली एक्चुअल में है क्या, विच इज एक्चुअली कॉपर मेटल। ठीक है, जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो रहा है, जो कील है, नेल है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बना रहा है, ये कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई आपको बताना है इस रिएक्शन में जिंक है, H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ऑक्सीडाइज आपको पता लगाना है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जिंक था और क्या है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है। तो आपको देखो क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ बना क्या था आपका, जिंक सल्फेट बन रहा है और H2 बन रहा है, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन या। अब इसमें यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले रिएक्टेंट्स को ऑब्जर्व करना है। रिएक्टेंट्स में देखो मेटल है आपके पास जिंक, और क्या है आपके पास एक H2SO4। तो जिंक के साथ आप ये देखो कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर रिएक्टेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे और प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट जो था उस एलिमेंट के साथ आपको ऑक्सीजन ऐड मिल रहा है, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इस चीज़ को बोलते हैं रिडक्शन। ये तो एडिशन के रेस्पेक्ट में हो गया। अब रिमूवल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है। और अगर रिमूवल किसका हो, हाइड्रोजन गैस का, तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर। सो एडिशन के रेस्पेक्ट में भी याद रखना है आपको और रिमूवल के रेस्पेक्ट में भी याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन कंबाइन नहीं है, ना ही हाइड्रोजन है, पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब प्रोडक्ट फॉर्म किया है जिंक ने, जो कि क्या बना है, जिंक सल्फेट, तो इसमें एक तरह से जिंक सल्फेट में ऑक्सीजन इसके साथ आ गया है ना, कंबाइन हो गया है। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। H2SO4 में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। पर यहाँ पे नॉर्मली जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। रिएक्टेंट में था ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन, पर प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे जिंक का हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और अगर रिडक्शन का पूछा जाता है कि कौन सा रिड्यूस हुआ है सब्सटेंस, तो आप बोलते हैं कि H2SO4 इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, Na2CO3, और इसको कराया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट, मतलब कि HCl के साथ रिएक्ट। तो ये तो एसिड बेस में भी आती है आपकी रिएक्शन की, मेटल कार्बोनेट और एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं तो याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, तो CO2 तो प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनता है यहाँ पे, सॉल्ट बनेगा NaCl और H2O, ठीक है। और ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है बताइए, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, कैसी रिएक्शन हुई है बताइए, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये आपकी एक तरह की, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपकी एक तरह की कैसी रिएक्शन बनेगी, ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, इसमें गैस इन्वॉल्व है, ठीक है। Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस इवॉल्व है, और डबल डिस्प्लेसमेंट ही है क्योंकि यहाँ पे भी आयंस की फॉर्मेशन तो हो ही रही है ना। ये जो आयन है Na+ था और यहाँ पे, तो ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सोडियम आयन बन रहा है और यहाँ पे एक
कार्बोनेट आयन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे H+ आयन है और Cl- आयन है, NaCl तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ से कार्बोनेट आयन जो है ये डिकम्पोज होता है किसमें, CO2 गैस में, और एक ऑक्सीजन बचता है, वही क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक ऐसी रिएक्शन हुई है, एक आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, याद रखना ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट प्रिवेंट्स आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाई जो पेंट होता है वो पेंट जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पेंट इज अप्लाइड ऑन द आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि भाई क्यों क्यों करेंगे भाई इसको, तो एक प्रोसेस होता है क्या, कोरोजन। कोरोजन प्रोसेस के इसमें अगर बात करें तो मान लो अगर ये मेटल का सरफेस है, तो मेटल का सरफेस जो होगा ये अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे क्या है आपका, मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर के जैसे कांटेक्ट में आएगा ये सरफेस, तो यहाँ पे जो अपर सरफेस है यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी वाटर के साथ मेटल की, और इसके चलते जो ऊपर का सरफेस है मेटल का वो वीक हो जाएगा। पूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो होती है मेटल की, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होती है मेटल की, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है यहाँ पे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, और ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए ये आयरन का बना हुआ है, तो रिएक्शन क्या होगी, अगर आयरन है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये जो Fe3O4 है यही क्या है आपका, रस्ट, या फिर पाउडर की फॉर्म में जो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। तो रस्टिंग में भी यही होता है, रस्टिंग जब हो रही होती है तो ऑब्वियसली जो जंग होती है वो एक पाउडर ही तो होता है। ठीक है, पाउडर की फॉर्म में एक निकलता रहता है मेटल के सरफेस के ऊपर से, तो एक्चुअल में वो मेटल का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, जो धीरे धीरे अलग अलग होता रहेगा मेटल के सरफेस से, और धीरे धीरे जो पूरा मेटल है वो डैमेज होता जाएगा। तो इस कोरोजन के प्रोसेस से किसमें बेसिकली किस पे इफेक्ट पड़ता है, जो मेटल की स्ट्रेंथ होती है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, कोरोजन को अगर प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, इसीलिए हम पेंट करते हैं। अगर मान लो ये मेटल का सरफेस था आयरन का, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपने क्या किया, बीच में एक लेयर चढ़ा दी पेंट की। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पेंट कर दिया इसको। ठीक है, मेटल को मैंने पेंट कर दिया। अब मैंने जब पेंट कर दिया, अगर अब मॉइस्चर आएगा भी यहाँ पे, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट भी है, ठीक है, ये मॉइस्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्या ये अभी मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में किसकी लेयर आ गई, बीच में लेयर आ गई पेंट की। ये पेंट की लेयर जो है इसकी एक तरह से बैरियर का काम करेगा, किसके बीच में, मॉइस्चर के बीच में, और जो हमारा मेटल का सरफेस है उसके बीच में। तो यहाँ पे वो रिएक्शन जो हो रही थी ये वाली, ये प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम पेंट करते हैं जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, ताकि उनमें कोरोजन ना हो। ठीक है, तो बस इसमें यही लिखना है आपको कि कोरोजन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम पेंट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। लेड जो कि किसका हो रहा है, ऑफ लेड नाइट्रेट, मेंशन द कलर ऑफ गैस इवॉल्व। ठीक है, और गैस का बताना है कि कौन सी इवॉल्व होती है। तो लेड नाइट्रेट जो होता है, इसमें हमेशा याद रखना कि आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, जो कि ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, होल 2। PbNO3 होल 2 को जब क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या बनता है यहाँ पे, लेड ऑक्साइड बनता है एक तो, NO2 गैस बनती है, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यही किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे, जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखेंगे। वो फ्यूम्स किसके होंगे, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन ही कहलाएगा ना भाई। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब जहाँ पे एक रिएक्टेंट है आपका, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, और अगर आपने उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जैसे PbO NO2 O2, यहाँ पे दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, एक सिंगल चीज़ थी वो कई सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, और हीट करने पे हुई है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पे लेड कितने हैं, यहाँ पे लेड से लेड कितने हैं, एक, यहाँ पे भी लेड एक है। एनो नाइट्रोजन कितने हैं, टू है यहाँ पे रिएक्टेंट में, यहाँ पे टू है ना, टू मल्टीप्लाई और अंदर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रोडक्ट में। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, टू थ्री जा सिक्स हैं टोटल, तो यहाँ पे टू टू जा फोर, फाइव सिक्स, यहाँ पे नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, हाँ, ठीक है। तो अगर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये देखो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी 2PbNO3 का होल टू। यस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, 2PbNO3 का होल टू, हीट किया आपने 2PbO, सॉरी, प्लस 4NO2 प्लस O2, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बार इस इक्वेशन को याद भी कर लीजिएगा कि भाई ये इक्वेशन होती कौन सी है। 2PbNO3 का होल टू, हीट करा आपने 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पे बैलेंस करके देखना चाहें, देखो दो लेड है रिएक्टेंट में, यहाँ भी दो रिएक्टेंट में लेड है, टू नाइट्रोजन, टू और टू बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर है यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे फोर है, ऑक्सीजन टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन होने चाहिए, रिएक्टेंट में तो 12 हैं, तो प्रोडक्ट में भी 12 होने चाहिए, तो टू तो यहाँ से आ गए, और फोर टू जा एट यहाँ से हो गया, टू यहाँ से हो गए, और टू यहाँ से हो गए, 8 9 10 11 12, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेन एंड केमिकल चेन। आपको डिफरेंशिएट करना है फिजिकल चेन में और केमिकल चेन में। ठीक है, सिंपल है भाई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, देखो फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, मेन तो डिफरेंस ये याद रखना है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। जबकि केमिकल चेन में क्या होगा, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। केमिकल चेन में हमेशा नया कंपाउंड बनेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फिजिकल चेन में हम बात करें, स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, H2O किसमें, सॉलिड स्टेट में, आइस जो होता है H2O ये है किसमें, सॉलिड फॉर्म में। अगर ये हीट होता है तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर स्टेट है, इसकी लिक्विड स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में चेंज आया क्या, H2O पहले भी था और H2O अब भी वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, स्टेट चेंज हो गई बस, तो ये एक तरह का कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कोई नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हुआ, सेम जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहला था H2O, और बाद में भी प्रोडक्ट में भी H2O ही फॉर्मूला है उसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस में, गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, ये रिएक्ट किया इन्होंने और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे रिएक्टेंट दो थे, उन्होंने रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बना लिया वाटर, H2O। ये जो प्रोडक्ट हैं ये बिल्कुल अलग है या नहीं है, इन दोनों से अलग है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और डिफरेंस की, प्रॉपर्टीज, कि भाई जो फिजिकल चेंज होते हैं इसमें जो रिएक्टेंट के पास प्रॉपर्टी थी
वही प्रॉपर्टी किसके पास रहती है, आपके प्रोडक्ट के पास प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, कोई नया कंपाउंड बन ही नहीं रहा, ठीक है। जबकि केमिकल चेन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है या नया कंपाउंड फॉर्म होता है, प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो दोनों ही रिएक्टेंट से अलग होगी, इज नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी। जैसे वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी ना ही हाइड्रोजन के साथ मैच करती है, ना ही ऑक्सीजन के साथ मैच करती है, बिल्कुल एक नई अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है, नया कंपाउंड जो बनता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, ठीक है, फिजिकल चेन में। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए इसके, मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिडॉक्स रिएक्शन, आपसे पूछा है कि भाई व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है, अगर कैसा हो रहा है ये, साइमल्टेनियसली हो रहा है, रिएक्शन में एक ही टाइम, मतलब एक रिएक्शन है उसमें आपको ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है और रिडक्शन भी होता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ का, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है क्या, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो एक रिडॉक्स रिएक्शन ही दी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड है और वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाया है इसने, अ, इन्होंने बनाया है कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अभी बताता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो तो पूछा ही है, पर पहले आप ये देखो कि सेम जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन कैसे पता लगाते हैं और रिडक्शन कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट देखोगे, कॉपर है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट देखने हैं बस, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोजन है यहाँ पे, पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आप बता सकते हो ना कि भाई कॉपर ऑक्साइड है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस किया गया कहाँ पे, कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, ठीक है, ये आप बता सकते हैं नॉर्मली। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये एक ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका काम है दूसरे सब्सटेंस को या दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करवाना और खुद क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, दोज हु ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस देमसेल्व्स ही, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, दोज सब्सटेंस विच रिड्यूस others and oxidize themselves, ठीक है, खुद को क्या कर लिया इन्होंने, ऑक्सीडाइज कर लिया और दूसरे को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, किसने, रिड्यूसिंग एजेंट ने, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे हम बताते हैं, देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था, ऑब्वियसली किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या इसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, ठीक है। जिसका भी रिडक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन में वही आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आपके रिएक्टेंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, तो इसने कैसे एक्ट किया है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इसलिए कॉपर ऑक्साइड ने किसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, H2 को ऑक्सीडाइज करवा दिया और किस में कन्वर्ट करवा दिया, उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, जबकि हम बात करें जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में, वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज, और इसने क्या किसको ऑक्सीडाइज करवाया, H2 को टू H2O में। ठीक है, और वहीं हम एंड खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर, खुद कॉपर में कन्वर्ट हो गया था ये। वहीं हम बात करें H2 ने कैसे एक्ट किया, H2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड reduces copper oxide to copper and itself get oxidizes to H2O। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम ऐसे ही कि कॉपर जो था यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड जो था रिएक्टेंट में, इसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, और जो हाइड्रोजन था यहाँ पे रिएक्टेंट में, उसने एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही बताना था आपको इस क्वेश्चन में कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है आपका भाई सिल्वर, वाइट सिल्वर क्लोराइड जो ग्रे कलर का हो जाता है इन सनलाइट, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, भाई सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag और Cl2 में। कब होता है ये, जब इसको मिलती है सनलाइट। तो ये डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है कि एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन है, सनलाइट की हेल्प से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक करना, भाई किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, और डिकम्पोजिशन तो समझ ही आ रहा है आपको कि भाई एक बड़ी यूनिट थी वो छोटी छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसकी बैलेंस नहीं है, बैलेंस इसको करेंगे तो 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये AgCl वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिल्वर बन रहा है, प्योर सिल्वर जो बन रहा है यहाँ पे, ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने AgCl को सनलाइट में रखा तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और इसके सिमिलर रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, AgBr की रिएक्शन। AgBr को भी आप सनलाइट में रखोगे तो वो भी किस में कन्वर्ट होता है, Ag में और Br2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शंस को, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शंस को किस में यूज करते हैं हम, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, और पता होना चाहिए कि क्या बनता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड को आपने रिएक्ट करवाया है सोडियम सल्फेट के साथ टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी पहले भी बताई थी ये। बेरियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कराया आपने, सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, Na2SO4 के साथ। तो अब यहाँ पे देखो, जब बनाओगे तो यहाँ पे आयंस बनाओगे, सबसे पहले बेरियम 2+ बनेगा, Cl- बनेगा, Na+ बनेगा, और SO4 2- आयन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब वही करा दो आप, भाई कैटायन जो बेरियम वाला है वो सल्फेट के साथ जाएगा, कैटायन जो सोडियम वाला है वो किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका BaSO4 प्लस NaCl, और मैंने आपको बताया था BaSO4 जो होता है ये क्या होता है, वाइट कलर के PPT की फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, तो ये क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्लियर।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी थी भाई, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी जा रही है सारी की सारी। बेरियम एक है यहाँ पे बेरियम एक है, क्लोरीन दो है, यहाँ पे दो नहीं है तो टू लगा दिया यहाँ पे। सोडियम टू नहीं थे, यहाँ पे टू है पर यहाँ पे टू नहीं था तो यहाँ टू लग गया, हो गए टू। सल्फेट एक था, सल्फेट एक था, तो ये अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी और बेसिकली वो किस में ब्रेक हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसी से बना होता है ये, ठीक है। बैलेंस नहीं है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे टू लगा दिया आपने, चार हो गए तो यहाँ पर भी टू लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी। 13 क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, मेंशन एनी टू मेथड। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी को? देखो रेंसिडिटी जो होता है बेसिकली ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन ईटेबल्स। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं और उनमें जो भी फैट है या फिर ऑयल प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है? रेंसिडिटी कॉज करता है। रेंसिडिटी में होगा क्या? जो सब्सटेंस है एक तो उसकी ओडोर जो होगी वो बहुत बेकार हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, ठीक है। गंदी सी स्मेल आएगी उसमें से, बैड ओडोर क्रिएट करता है, बैड टेस्ट क्रिएट करता है ये चीज़ का, ठीक है। और ये एक तरह से डीके भी करवा देता है, डिकम्पोजिशन भी होने लग जाता है उसका। तो रेंसिडिटी ये होता है फिनोमिना। अब रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है आपको, तो प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं उसको पैक करके बेचती हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि एकदम जब प्रोड्यूस हुआ है चिप्स उसी टाइम पे यूज़ हो जाए वो, या उसी टाइम पे कोई खा ले उसको, ऐसा तो नहीं होता। इसको बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो तब तक तो चिप्स अगर नॉर्मल एयर में होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? रेंसिडिटी कॉज कर लेंगे। पर वो नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि जो चिप्स होते हैं उनके अंदर भरी हुई होती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है ये फिल होती है, ठीक है। पैकेट जो होगा उसको किससे फिल कर देंगे? बेसिकली नाइट्रोजन गैस से फिल कर देंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी। और नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती है। जो फैट या ऑयल प्रेजेंट है चिप्स के अंदर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये रेंसिडिटी कॉज नहीं करती, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन तो है ही नहीं उसके अंदर जरा सी भी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या फ्लश इन कर दिया? हमने फ्लश इन कर दिया नाइट्रोजन गैस को पैकेट के अंदर, ठीक है। तो रेंसिडिटी को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, या ठीक है, चिप्स को नाइट्रोजन गैस से फिल करके, या फिर आप यूज़ कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर। वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वहाँ भी प्रिवेंशन हो जाएगा किससे? रेंसिडिटी से। और क्या चीज़ें कर सकते हैं? और हम यूज़ कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऑयल के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो वहाँ पे रेंसिडिटी होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। explain what type of what happens when chemically when quicklime is added to water, write a balanced chemical equation and mention any two observation। तो क्विक लाइम को आप ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर, तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है और क्या ऑब्जर्व करेंगे वो लिखना है। देखो तीन सब्सटेंस बता रहा हूँ आपको, एक तो है क्विक लाइम, एक है स्लेग्ड लाइम, और एक है लाइमस्टोन। क्विक लाइम होता है CaO, स्लेग लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। ये तीनों सब्सटेंस याद रखने हैं और इनकी रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है, ज़्यादातर। ये सेकंड चैप्टर में भी रिएक्शन है और फर्स्ट चैप्टर में भी है रिएक्शन ये वाली। तो क्विक लाइम की पूछी गई है रिएक्शन, अगर आपने पानी में डाला है इसमें, तो CaO जैसे ही डालोगे पानी के अंदर, या इसमें पानी मिक्स किया आपने,
क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये, ठीक है। और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जो होती है वो इवॉल्व होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी को क्या बोला हमने, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। और ये क्या था आपका, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में अगर हम पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कई सारे अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये किस तरह की नेचर की रिएक्शन हो गई, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होती है। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। क्या ये बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, बिल्कुल बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। और क्या पूछा इन्होंने कि आपको बताना है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मेंशन एनी टू ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको बतानी है इसमें। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि हीट जो होगी वो इवॉल्व होती हुई दिखेगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये बॉयल भी हो सकता है सॉल्यूशन। इसी को अगर कंटिन्यू करें आगे रिएक्शन, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है आपका, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बना है, अगर इसमें CO2 से रिएक्शन करा दें तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। और ये होता है आपका लाइम स्टोन, ठीक है, या मार्बल का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब हम पेंट करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं तो वाइट वॉशिंग जो होती है वहाँ पे इसके फॉर्म, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि भाई जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी से क्या आती है, पेंट को शाइनी फिनिश मिलती है। पेंट जो शाइनी फिनिश होती है पेंट की, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से ही मिलती है, ठीक है। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था आपने, इसका जो सॉल्यूशन बना था इसको हमने दीवार पे ऐसे पेंट कर दिया। अब वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जिस अब इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। इसको हल्का सा अगर घिसते हैं तो इसमें काफ़ी एक शाइनी फिनिश आ जाती है। और इसके ऊपर जब पेंट करेंगे तो पेंट जो है वो बिल्कुल एकदम शाइन करेगा, ठीक है, बिल्कुल चमकेगा पेंट इसके ऊपर। तो शाइनी फिनिश के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे तक की रिएक्शन बता दी, ये भी क्वेश्चन आता है एक्चुअल में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऐड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो आपको इमीडिएटली क्या दिखेगा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड में, देख लो फिर। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 और पोटेशियम आयोडाइड Ki में डाला है आपने। तो यहाँ से ऑब्वियसली Pb2+ के आयन्स हैं और यहाँ से NO3- का आयन है, यहाँ से K+ आयन है, यहाँ से I- आयन है। तो Pb तो I के साथ जाएगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा ये, PbI2 बना लेगा। और K NO3 के साथ जाएगा, KNO3 बना लेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज बनाते हैं वैलेंसीज से बनाते हैं, पता है ना, 9th क्लास में पढ़ा है आपने भाई। पीबी जो है और आयोडीन है, इसकी +2 की वैलेंसी है, आयोडीन की -1 की वैलेंसी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, 9th में आपने सीखा होगा। तो PbI2 जो बनता है यहाँ पे, ये जो बनता है ये बनता है येलो कलर के PPT बनाता है। येलो कलर के PPT बनाएगा ये, ठीक है। इट विल क्रिएट येलो कलर PPT। और ये PPTs आपको दिखेंगे। अच्छा, PPT हम किसको कहते हैं, जी, पीपीटी हम किसको कहेंगे, पीपीटी देखो जो होता है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट जो होता है ये होता है आपका इनसॉल्युबल मास। मतलब जो सॉल्यूशन है, जहाँ भी रिएक्शन चल रही है बेसिकली, उसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट होगा, जो मिक्स नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल है उसके अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे येलो कलर के पीपीटी बन रहे थे, बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। AgCl के भी वहाँ पे एक रिएक्शन थी जहाँ पे वाइट कलर के पीपीटी बन रहे थे। तो ये सारे जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये अपने आप में सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। उसी पार्ट को आप क्या बोलते हो, पीपीटी बोल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होंगे आपका, टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, ये तो बता दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आपकी। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन
बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो क्या होगी इसकी भाई, पीबी है, NO3 का होल 2 है, और KI है, PbI2 है, और KNO3 है। लेड 1 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में लेड 1 है, आयोडीन 2 है यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया रिएक्टेंट में। अब इससे 2 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा पोटेशियम, या पूरा 2 नाइट्रेट हो गए, और यहाँ पे देखो पूरे 2 नाइट्रेट है। तो कंप्लीट क्या हुई ये इक्वेशन, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टाइप ऑफ, अच्छा ये भी तो था कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही बता दिया था ये तो मैंने आपके। नेक्स्ट आपका, इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि भाई ये रिएक्शन जो है ये क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो याद रखना ये बात कि जितनी भी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं हम, ऐसी जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं अपने आप में कैसी नेचर की होती हैं, हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, मतलब कि इसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी हीट। ठीक है, तो हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा था, PbI2 की फॉर्मेशन हो रही थी ना, PbI2 बन रहा था यहाँ पे, ये भी एक तरह की क्या हुई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई जो कि एक्सोथर्मिक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका कंप्लीट सेट 1 का सॉल्यूशन था, पूरी एक्सप्लेनेशन थी। यहाँ पे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा रिव्यू किया। आई होप सो आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे, और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जैक्टली आपके बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये आप वीडियो अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल में उनके साथ भी शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए ताकि मैं और नई नई वीडियो आपके लिए ऐसे बना के लेके आता रहूँ। और आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि जो सेट पेपर 2 है वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर 2 कंटेस्ट आप लोगों के लिए आ रहा है, तो जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।